नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज काफ़ी पावन दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा है, ठीक है। तो उस अवसर पर आज हम एक नई कड़ी की शुरुआत करते हैं अपने आबकारी आरक्षक के लिए। आबकारी आरक्षक के जो भी एमसीक्यूज़ हैं, जो भी टॉपिक है, हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में या एमसीक्यूज के फॉर्म में आज से रिवाइज करना चालू करेंगे। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। तो जिन्होंने भी, और मेरे ख्याल से आज आबकारी आरक्षक का फॉर्म भरने का आखिरी दिन भी है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है वो आज फॉर्म फिल कर ले। जिनको लगता है कि आबकारी आरक्षक में फिजिकल होगा तो फिजिकल बिल्कुल नहीं होगा। जिनको लगता है कि पुलिस के आरक्षक जैसी ड्यूटी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल आबकारी प्रोडक्ट के लिए ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी जॉब है, फिजिकल इसमें बिल्कुल नहीं है, केवल बॉडी का मेजरमेंट होगा। आपकी हाइट नापेंगे, आपका चेस्ट नापेंगे, लड़कियों की सिर्फ हाइट नापेंगे, है ना। फ्लैट फुट नॉक नहीं देखा जा सकता। तो जिनकी भी हाइट है, क्राइटेरिया में जिनकी भी हाइट है, वो बिल्कुल फॉर्म भरिए। बहुत प्यारा इसका सिलेबस है, बहुत सरल है, 12वीं बेस पे है। पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। अभी जो 22 तारीख को पेपर हुआ है किसका, होमगार्ड का, उसी के समानांतर पेपर आएगा। वो 8वीं 10वीं बेस पे था, ये 12वीं बेस पे है, थोड़ा सा लेवल अप होगा और उसी के समानांतर पेपर आएगा और बहुत अच्छा पेपर आएगा। 33 नंबर का आपका इंडिया जीएस है, 33 नंबर का छत्तीसगढ़ जीएस है, 7 नंबर का हिंदी, 7 नंबर का इंग्लिश, 7 नंबर का मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ी बोली होगा, और 7 नंबर का आपका मैथ्स रीजनिंग, ऐसा करके इसका सिलेबस है। तो जिनको मैथ्स रीजनिंग नहीं आता उनके लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वेटेज कम है, आप थ्योरी पोर्शन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो मेरा कहने का औचित्य यही है कि आपकी अगर हाइट है तो आप जरूर फॉर्म भरिए, बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है। अब जैसा कि 1 महीना बचा है तो मेरे ख्याल से अभी हाइट का मेजरमेंट नहीं होगा, एग्जाम के बाद होगा। तो आप एग्जाम जरूर दिलाइए, एग्जाम जरूर दिलाइए, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया नाम, हाइट नापने में आ गया नाम, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यही बोलूंगा कि जो फिजिकल से डर रहे हैं वो बिल्कुल मत डरिए और आप फॉर्म भरिए और पेपर दिलाइए। चलिए, ये तो हो गई आज की बात। एडीओ में जो आप लोगों का प्यार मिला, जो सहयोग मिला है, उसके लिए आपका लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। आई थिंक सो 12 तारीख को लास्ट क्लास हुई थी मेरी, उसके बाद काफी लंबा गैप हो गया, ठीक है। तो खेद है कि इतने दिन आपसे मुखातिब नहीं हो पाए, आपसे रूबरू नहीं हो पाए। अब लगातार आपके साथ ही रहेंगे पूरे 1 महीने तक। दोस्तों, आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। अगली बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट का ऐसा था कि पेपर समझ नहीं आया ईडीओ का, या जो पढ़ाई नहीं आया। तो देखिए, मैं हमेशा अपने हर क्लास में एक ही वर्ड बोलता था, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। हमको पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है। आपका सही जोड़ी बनाओ, कूट का चयन करो, सब में कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे आप आराम से आंसर लगा सकते थे। बस समझने का फेर हो गया। 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं था, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था। व्यापम ने पैटर्न बदल दिया आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम से, अब यही पैटर्न चल रहा है, तो इसको तो आपको अपनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपका पूरा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने टॉपिक वाइज, इसीलिए क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक वाइज रिवाइज करवाया था। मैं कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट में कभी खत्म नहीं किया। उसके संबंध में जितनी कमेंट्री होती है अपन उसको जरूर बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता था कि ये जो एनालिसिस हो रहा है, ये जो विचार विमर्श हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चलिए, उसी पैटर्न में अपने थंब रूल को बनाते हुए अपन इसी पैटर्न में अभी भी पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक है। और अपना पेपर ये वाला बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, ये सब तो हो गई अच्छी बात।
अब एक थोड़ा सा शोक संदेश ये भी है कि छत्तीसगढ़ के हास्य कवि, है ना, सुरेंद्र दुबे जी का निधन हो गया, इंतकाल हो गया कल दिल का दौरा पड़ने से। ठीक, इससे आने वाले एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सुरेंद्र दुबे जी हास्य कवि थे, छत्तीसगढ़िया भाषा में भी काफी व्यंग करते थे, काफी हास्य प्रद उनकी कविताएं होती थी और व्यंग के स्वरूप कुरूतियों पर प्रहार जरूर करते थे वो। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी क्या थी, कला थी। तो हमारे जो सुरेंद्र दुबे जी है, इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1953 को। ठीक है, ये जो जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे ना वहां से मैं बता रहा हूं। तो इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1953 को, इंतकाल हुआ है, ठीक है, स्वर्ग सधारे हैं ये 26 जून 2025 को, यानी कल के दिन को। ठीक है, किससे, हृदयाघात से इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन बनेगा कि सुरेंद्र दुबे जी हास्य कवि के साथ साथ क्या थे। सुरेंद्र दुबे जी हास्य कवि के साथ साथ पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। क्या थे, पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। ठीक है, इनका जन्म बेमेतरा दुर्ग में हुआ है, दुर्ग संभाग के बेमेतरा जिले में हुआ है, अविभाजित मध्य प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक, 2010 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, और 2008 में इनको हास्य सम्मान, काका हासरथी हास्य सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, और 2018 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए, पुस्तक, चलिए यहां तक हो गया। अब आज अपन अपनी कार्रवाई चालू करते हैं। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन में आपका जीएस का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, हिंदी के 10 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखा गया है कि थोड़े से डीप हो। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा कोर सब्जेक्ट है, उसको तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। इंडिया जीएस के क्वेश्चन का भी लेवल ठीक ठाक रखा गया है। लेवल इसलिए ठीक ठाक रखा गया है ताकि अधिक से अधिक डिस्कशन हो, और उस डिस्कशन से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आपके क्वेश्चन छूटे ना। चलिए, तो जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए, अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए आज की पहला क्वेश्चन अभी टूट पड़ते हैं इसमें। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। समाचार पत्र बहुत पूछता है, रेलवे में भी खूब पूछा है अभी जो आपका आरआरबी एनटीपीसी चला था। तो एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान निम्नलिखित समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ कौन निकाला है, एनी बेसेंट जी की रचना है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, है ना। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाले हैं किस लिए, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने के लिए, ब्रिटिश अधिनियम, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने के लिए और राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए। किसके लिए, राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए। कौन, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाला गया। ठीक है, चलिए ये आगे बढ़ते हैं। 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, उसी समय 1893 में ये भारत आई थी और बोली थी भारतीयों को कि मैं तुम में से ही एक हूं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, आप हमेशा पढ़ते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब थे, आपके 1887 में थे। 1885 में कांग्रेस बना है ना, 1885 में कांग्रेस बना है। 1887 में अध्यक्ष कौन थे आपके, बदरुद्दीन तैयब जी बने। ठीक है, कौन से, मद्रास अधिवेशन में। अब दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भैया, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कब, 1896 में दोस्तों, 1896 में। कहां पे थे, ये थे पहली बार कलकत्ता में। कहां, कलकत्ता में। अब इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसी अधिवेशन में 1896 के अधिवेशन में जिसमें रहमतुल्लाह सयानी जी ने अध्यक्षता की, वहीं पहली बार क्या गाया गया, वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया, वंदे मातरम। क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कब वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में। अध्यक्ष थे मोहम्मदुल्लाह सयानी, है ना। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे है मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। एक क्वेश्चन आता है, जनगण मन कब गाया गया, 1911 में गाया गया जनगण मन पहली बार। कहां, ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में। कहां, कलकत्ता के अधिवेशन में। कौन थे, बिसर नारायण धर। बिसर नारायण धर। 3 क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी 1896 कलकत्ता वंदे मातरम गाए थे उसमें। 1911 में कलकत्ता बिसर नारायण धर थे, क्या गाए थे पहली बार,
जनगण मन गाए थे, जनगण मन, है ना, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये है राष्ट्रीय गान, ये है राष्ट्रीय गीत। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कब कब थी जी, बताइए कमेंट करके। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? आपकी सरोजनी नायडू, दोनों तो आपको पता है। तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? नेल्ली सेन गुप्ता। तीनों आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस की भी बात हो गई। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे? कौन नहीं लिए थे भैया, आपको पता है, तात्या टोपे, है ना, और नाना साहब धुंधुपंत। इन लोग कहां से भाग लिए थे? कानपुर से। कहां से? कानपुर से। 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने भाग लिया था, है ना। उसके बाद बख्त खां, ये मख्त खां नहीं है, बख्त खां है। क्या है? बख्त खां। ये बख्त खां कहां से लिए थे? बख्त खां लिए थे आपका बहादुर शाह जफर के साथ, दिल्ली से, है ना। खान बहादुर कहां से लड़े थे? बरेली से। ठीक है, कौन नहीं लिया था? मनमंथ नाथ गुप्ता नहीं थे 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे, नाना साहब, जिसको धुंधुपंत कहा जाता है, कानपुर से लड़े। तात्या टोपे जी के पास क्या था? सैन्य नेतृत्व था। उसके बाद बख्त खां बहादुर शाह जफर के साथ लड़े थे, कहां? दिल्ली से। किनके पास? बख्त खां के पास सैन्य नेतृत्व था। उसके बाद खान बहादुर खां कहां से लड़े थे? बरेली से। ऑप्शन होगा बी, ये नहीं लड़े थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ बिंदु थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी, द ग्रेट गांधी जी, है ना, बिना लकड़ी बिना हथियार के भी बहुत इफेक्ट डाला था। ठीक है, चलिए तो आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा से। किससे प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा से। कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहां? दांडी से प्रारंभ हुई, आपके साबरमती आश्रम दांडी से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई, है ना। और कहां पे? समुद्र कानून गुजरात में तोड़ा गया, और नमक कानून गुजरात में तोड़ा गया। और जैसे ही कब पहुंचे ये? 6 अप्रैल को। कहां पहुंचे? 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने पहुंचे। उसी दिन से क्या आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये सबसे समझ में आ गया। तो ये था आपका दांडी यात्रा। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, ये कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह, यहां तक तो समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह 1928। मैं बोला ना दोस्तों, पूरे ऑप्शन पे भी डिस्कशन होगा यहाँ पे, है ना। बारदोली सत्याग्रह 1928, कहां? गुजरात। कहां? गुजरात। ठीक है, कौन चलाया था ये? किसान आंदोलन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसी बारदोली आंदोलन की सफलता के कारण, इसी बारदोली आंदोलन की सफलता 1928 गुजरात किसान आंदोलन के कारण वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी। किनके तरफ से? बारदोली के जनता के तरफ से, है ना। अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल, अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल कब हुआ आपका? 1918 में हुआ। ये किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और ये क्या था? गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। यहीं पे भारत में गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल था यही। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भारत में कब किया? अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल आंदोलन 1918, गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल। 1917 द ग्रेट चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह में भारत में पहला प्रयोग। क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। क्या था ये? तीन कठिया प्रथा के विरोध में। तीन कठिया प्रथा के विरोध में। ठीक है, क्या था तीन कठिया प्रथा? अंग्रेज लोग भारतीय किसानों को उनके जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करते थे कि आप अपने जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करो। इसी खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बुलाया गया। राजकुमार शुक्ल थे, है ना, जो बुला के ले गए थे गांधी जी को। ठीक है, चलिए गांधी जी वापस आए थे 1915 में।
1917 में पहला सत्याग्रह भारत में किए, चंपारण सत्याग्रह। कब? तीन कठिया प्रथा के विरोध में। 1918 में अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल, ठीक है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। बारदोली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाए, ठीक है। ये देखिए पूरा कहानी, कितना सारा क्वेश्चन बन गया। अब आप बोलोगे सर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाए थे, उसमें तो बारदोली और चंपारण पूछ लिया, ठीक है। तो भैया जो डिस्कशन हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए, है ना, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको बोलते हैं दिल्ली समझौता, 4 अगस्त को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन सा सिद्धांत दिए? घन विकास का सिद्धांत, ठीक है। घन विकास का सिद्धांत, धन निकासी का सिद्धांत कौन दिए? दादा भाई नौरोजी दिए। इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए इनकी पुस्तक थी, है ना, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। इसी पुस्तक में उन्होंने प्रथम बार भारत की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की गणना की थी। क्वेश्चन आता है भारत के पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। धन निकासी, घन विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले, ठीक है। और ये चुनाव जीते भी थे। कौन से क्षेत्र से? फिंसवरी क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? फिंसवरी क्षेत्र से चुनाव जीते भी थे। कब? 1892 में। 1892 में कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे? लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। लिबरल पार्टी की सरकार बनी, क्लाइमेट इटली प्रधानमंत्री बने, तभी भारत को आजादी मिली थी। तो वही लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन आता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। कब? 1892 में। इन्हीं को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन। चलिए ये भी हो गया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित से कौन सा अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में कौन सा भैया यूनिवर्सिटी नहीं था? नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था, तक्षशिला था। कौसंबी अध्ययन का केंद्र नहीं था, विश्वविद्यालय नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला की धर्मपाल ने। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने। तक्षशिला की भरत के पुत्र तक्ष। कौन? भरत के पुत्र तक्ष, ऐसा कहा जाता है, भरत के पुत्र तक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ग्रेट चाणक्य कहां पढ़ाते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में, है ना, जो मौर्य वंश को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। भैया गुरु की महत्ता क्या होती है? चाणक्य जी के सामने देखिए, चाणक्य और चंद्रगुप्त के जो रिश्ता है उसमें देखिए गुरु की महत्वता, ठीक है। चलिए तो भैया ये पूछता है कि आचार्य चाणक्य कहाँ के शिक्षक थे? तक्षशिला के, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? है ना, अर्थशास्त्र लिखी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य को क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक। चलिए अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से। इकोनॉमिक्स मत मार देना। चलो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कौसंबी नहीं था। असत्य कथन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल ये तो सत्य है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी एडीओ में क्वेश्चन आया, अगर उपराष्ट्रपति, है ना, पद से हट गया तो चुनाव होना चाहिए यथाशीघ्र, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक्चुअल में यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता ही नहीं है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं होता है। सर आप तो पढ़ाए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भैया राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य निकल जाते हैं, उनके बदले
दूसरे आ जाते हैं, तो ये भी सही हो गया। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभा जो चुना जाता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है आपका बी, गलत है आपका बी। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए सर, आप तो बहुत सरल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, पेपर भी 12वीं बेस है दोस्तों, पेपर भी 12वीं बेस है, इतना कठिन पढ़ते हो, सरल क्वेश्चन बाद में बनता ही नहीं है। तो अपने को बेसिक को पकड़ के चलना है, क्वेश्चन भी 12वीं बेस ही आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए असत्य कथन, तो ये असत्य कथन अगला, भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है ना। अभियोग, महाअभियोग केवल किसके लिए प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। और महाअभियोग शब्द भी केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी लोगों को हटाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? महाअभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है। किसी राज्यपाल की उसके वेतन और भत्ते को उसके पदावधि में कम नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन है ना राज्य निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक के रख सकती है, बिल्कुल सही। 3 महीने तक, फिर 1 महीना, टोटल 4 महीने तक रोक के रख सकती है। गलत क्या हुआ? ऑप्शन सी गलत हो गया। तो भैया आपको मैंने पढ़ाया है बहुत बार कि आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा संसद, राज्यसभा संसद, राज्य की विधानसभा, इन सब के चुनाव का संचालन केंद्र का निर्वाचन आयोग करता है। नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, इनके निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन का संचालन सहकारी सोसाइटी वाला निर्वाचन करता है, ठीक है। चलिए, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता, यह असत्य है, ऑप्शन सी। अगला चलिए, संविधान संशोधन और उसके विषयों को जोड़िए, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कितने बार बताया, जो आपको पता है वहीं से अटैक करिए, जो पक्ष आपका स्ट्रांग है वहीं से अटैक करिए। चलिए, 44वां संविधान संशोधन, आपको पता है 44वां संविधान संशोधन में हटाए, 44वें संविधान संशोधन में हटाए संपत्ति के अधिकार को और आंतरिक अशांति को, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन में ही आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति किसके लिए? आपके क्या राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। पहले क्या था? आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगा देते थे, थोड़ा सा माहौल बिगड़ा तो इसी शब्द का दुरुपयोग हुआ इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो फिर आपका 44वां संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द को हटा दिया गया और क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह। अगर देश के अंदर लोग तलवार भाला बंदूक लेके लड़ाई करेंगे तभी आपातकाल लगेगा, मुंह से लड़ाई करेंगे, बातचीत करेंगे तो आपातकाल नहीं लगेगा। तो आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द। और यही 44वें संशोधन विधेयक में आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा भी दिया गया था। आपको पता है 52वां संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची 1985 में। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। ये भी बन गया, 2 बन गया। अब आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002, राइट टू एजुकेशन। तो आपको पता है राइट टू एजुकेशन ही एक ऐसा मैटर है जो तीनों जगह है। तीनों जगह कहां कहां पे? सबसे पहले मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार में कहां है? 21 क में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। उसके बाद आपके किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको जोड़ा गया। उसके बाद आता है ये मूल कर्तव्य में। तो मूल कर्तव्य में किस में है? 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 था, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। क्या आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है, ये माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है। तो आपका 86वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन की सिफारिश थी, 7वां संविधान संशोधन। चलिए, ये 2 पता चल गया, वैसे ही बन जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले उसको टारगेट किया करो जो तुमको आता है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए, ठीक है, यहां तक हो गया।
आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। हाँ, संविधान सभा की जब बैठक हुई तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सी तारीख को बने? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 अगस्त 46 नहीं है रे दोस्तों, 9 दिसंबर। कब है? 9 दिसंबर 1946। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946। कौन अध्यक्ष बन गए? नेहरू जी। और नेहरू जी क्या बने? स्थायी अध्यक्ष। अगली बैठक कब हुई? 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को। ये तीनों बैठक याद रखना है। संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन ने सभी संविधान बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन ने सभा बना के दी, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई 46 में, है ना। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? नेहरू जी। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई 1946 में। इस दिन नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना बना संविधान का। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलिए, पूरा कहानी अपन समाप्त कर दिए। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? प्रभावशाली हुआ। यह भी सही है, संविधान को अपनाए हैं। कब अपनाए हैं? है ना, 26 नवंबर 1949। और पूरी तरह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो इसमें असत्य क्या है? असत्य है बी, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, मैं पूरा रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अमेरिका। अमेरिका से क्या लिए हैं जी? अमेरिका से कौन आपको पता है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो सभी देशों से कुछ ना कुछ अच्छी चीजों को लेके बनाया गया है। और हमारे भारतीय संविधान का सबसे बेसिक स्रोत क्या है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लगभग 2/3 भाग को हमारे संविधान में पूरी तरह या कुछ बदलकर कॉपी किया गया है। और अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली गई है ना। आपको पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 366 कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, आपके पास मौलिक अधिकार ही था। और जिस आदमी के पास केवल अधिकार होता है, कर्तव्य नहीं होता, वो तानाशाह हो जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य। किसकी अनुशंसा में? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में, है ना। फिर बाद में ये क्या हो गया? 86 संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ के 11 कर दिए, जो अभी अपन पढ़े हैं। तो ये दो अपने को पता है। आपको पता है अमेरिका से अपन मूल अधिकार लिए हैं। कहां है जी मूल अधिकार? मूल अधिकार नहीं है ना। अमेरिका से अपन क्या लिए हैं? न्यायिक पूर्णावलोकन भी लिए हैं। क्या लिए हैं? न्यायिक पूर्णावलोकन। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? प्रस्तावना की भाषा या शब्दावली ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ये सब पूछा जाता है। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू ऑफ जजमेंट और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सब लिए अमेरिका से। ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार आप बनाइए। हमको पता है डी का दूसरा ऐसे 2 ठोक है। उसके बाद पता है सी का तीसरा वाला ये एक ही है। ऑप्शन क्या होगा? सी। फिर से बता दूं दोस्तों, जो आपको आता है उसी से जोड़ी बनाना चालू करिएगा, नहीं छूटता ऐसा क्वेश्चन फिर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको पॉलिटी का पूरा रिवाइज करना है संविधान का, तो हमारे प्लेलिस्ट पे एक वीडियो है जिसको मैंने पढ़ाया है, पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र करके, 100 MCQ है, उसको देखिएगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा घूम गया है क्वेश्चन, है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? आप बताइए, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, क्या थी भैया? अब मैं आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया था प्रस्तावना में क्या?
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो पहले ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये समाजवादी, कौन सा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द पहले नहीं था। कब आया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और डेट क्या बोल रहा है, 26 जनवरी 1950। तो हमारी प्रस्तावना की भाषा कैसे रहेगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, तो कौन से शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या बचा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब, 76 में। चलिए आगे बढ़े। इसका ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तावना में शब्द जोड़ने के पहले की बात पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए, रीट से भर भर के क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन मेरे को याद है एडीओ में जो रीट से आया था, ठीक है। 5 टाइप की रीट होती है, कब, अनुच्छेद 32 में, जिसको किसने, आपके भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 में क्या है, 5 प्रकार के रीट है। तो रीट का क्या अर्थ होता है ये बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो। अगर कोई आदमी, कोई भी किसी को बंदी बना लिया है, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट डालोगे तो आपको उसको, उस आदमी को कहां प्रस्तुत करना पड़ेगा, न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपने वो मूवी देखी होगी दृश्यम 1, दृश्यम 1 में वो बताता है अजय देवगन, हैबियस कॉपर्स लगाओ, अगर तुम्हारे बेटे को कोई पकड़ लिया है तो हैबियस कॉपर्स, ठीक है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वेरेंटो, इंग्लिश में भी नाम आना चाहिए, क्यू वेरेंटो, किस अधिकार से। अगर कोई सरकारी पद में आपका चयन हुआ है और किसी और को वो पद दे दिया गया है तो आप क्या लगाओगे, अधिकार परीक्षा, क्यू वेरेंटो, किस अधिकार से उस आदमी को रखे हो। तीसरा होगा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का क्या होता है, पूर्णतः सूचित करो, उत्प्रेषण, सीरियोट्री, उत्प्रेषण को क्या बोलते हैं, श्रीयोट्री, ये न्यायिक रीट है उत्प्रेषण। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को खिलाफ उत्प्रेषण जारी करता है, ठीक है। उसके बाद परमादेश, परमादेश का क्या मतलब होता है आपका, मैडमस, मतलब आपको आज्ञा दिया जाता है कि आप ये काम करो। कोई भी सरकारी आदमी अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ परमादेश रीट अगर जारी हो गया तो वो काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जोड़ी, है ना। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ठीक, ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 48, ठीक है। आपको पता है अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपी एसपी, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए, तो आपका 48 किससे संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन से, है ना। समान सिविल संहिता 44, ठीक है, समान सिविल संहिता 44, है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, अनुच्छेद 51, 6 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं हेतु शिक्षा, ये 45-46 में आता है शायद, ठीक है। तो इसको देख लेना। तो अनुच्छेद आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 39 का इंपॉर्टेंट है। 39 का में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब महिला और समान कार्य समान वेतन, महिला और पुरुष दोनों को एक काम के लिए एक बराबर वेतन दिया जाएगा। उसके बाद आता है 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। 40 ग्राम पंचायत का गठन,
ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 49 क्या है पता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सुरक्षा करना। अब आप जाके कुतुब मीनार में लिख के आ जाओगे सोनम गुप्ता बेवफा है, तो ये आपकी गलती है। आपको जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उसकी रक्षा करना है, उसको बचा के रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। ठीक है, इसी अनुच्छेद में और जोड़ा गया कि मादक द्रव्य नहीं बेचेगी सरकार। ठीक है, पर सरकार बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे आप मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू करा सकते हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। इसीलिए वो सरकार की इच्छा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई बातें आपको मिले या ना मिले। चलिए, अब पूछा था, ठीक है, नागालैंड असम की पहाड़ियों के बारे में भी अभी पूछा था। डफलक पहाड़ी कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर पहाड़ी कहां है? असम में। लुसई पहाड़ी, इसको मिजो भी बोलते हैं, लुसई पहाड़ी कहां है? मिजोरम में। और इसी लुसई पहाड़ी का है ना उच्च चोटी क्या कहलाता है? ब्लू माउंटेन। क्या कहलाता है? ब्लू माउंटेन। इसी की ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन। ये पूछा जाता है ना। लुसई पहाड़ी मिजोरम में है, ब्लू माउंटेन। मिकिर पहाड़ी असम में है, डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, डफला पहाड़ी है ना। लेमाटोला पहाड़ी, लेमाटोला पहाड़ी कहाँ है आपका? ये भी असम में है। कहाँ है? लेमाटोला पहाड़ी असम में, नागालैंड में नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 3 सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर कौन से चट्टान का उदाहरण है? बताइए, संगमरमर कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो भैया आपको पता है संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चूना पत्थर, चूना पत्थर किसका है? अवसादी का। अवसादी चट्टान क्या होता है? नदियों के द्वारा बहा के लाई गई जब मिट्टियों को ऐसे बिछाया जाता है तो वो कहलाता है अवसादी चट्टान, है ना। तो ऐसे ही चूना के जमा होने से, पानी के द्वारा चूना के जमा होने से अवसादी चट्टान बनती है। जब हजारों साल बाद इसी अवसादी चट्टान पर ताप और दाब बढ़ेगा, पृथ्वी का ताप और दाब बढ़ेगा, तो यही चूना पत्थर हार्ड होके क्या बन जाएगा? संगमरमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संगमरमर बन जाएगा। और ये चूना पत्थर से बदल के क्या बन गया? संगमरमर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। सत्य को छाटिए। पृथ्वी की घूर्णन गति 23 घंटे 54 मिनट 4 सेकंड है ना। तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है। पृथ्वी की घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, ये सही है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 4 घंटे है, गलत है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे है, 365 दिन 6 घंटे। और यही 6 घंटा प्लस हो के 6 घंटा 4 साल में प्लस हो के पूरा 24 घंटा बन जाता है। इसीलिए 4 साल बाद लीप ईयर मनाया जाता है। और लीप ईयर में फरवरी कितने का होता है? 29 का, 29 दिन का होता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन 2 और 4 सही है। ठीक है, चलिए अगला, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसका प्रतिपादन किसने किया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, है ना, टेक्नोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कौन बताया? हैरी हैस। हैरी हैस और इसके साथ और लोग थे। ठीक है, हैरी हैस और विल्सन, विल्सन और मॉर्गन। हैरी हैस, विल्सन और मॉर्गन ने कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक तकनीक। सर ये प्लेट टेक्टोनिक तकनीक क्या होता है? देखिए, जो आपकी पृथ्वी है ना, वो 7 बड़े प्लेट और बहुत से छोटे प्लेट में बटी हुई है। और वो प्लेट जो है ऐसे तैर रहे हैं पानी में, वो प्लेट है वो ऐसे तैर रहे हैं। जब ये एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा, पृथ्वी की जमीन, एक जमीन दूसरे जमीन से टकराएगी तो भूकंप आएगा। क्या आएगा? भूकंप।
और जब एक जमीन दूसरी जमीन से टकराएगी तो एक जमीन ऊपर उठेगी, ऐसे एक जमीन दब जाएगी। तो ये जो ऊपर उठेगा इसी को बोलते हैं मोरदार पर्वत। क्या बोलते हैं? मोरदार पर्वत। और यही मोरदार पर्वत का उदाहरण क्या है? हिमालय, है ना। और हिमालय जो है एशिया प्लेट यूरोप के प्लेट से टकरा के ऊपर उठते जा रहा है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई 848 दशमलव कुछ मीटर हो गई, पहले 848 पढ़ते थे। ठीक है, तो यही प्लेट टेक्टोनिक के टकराने से क्या बनता है? मोरदार पर्वत बनता है। ठीक है, तो यही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कौन बताए? हैरी हैस, विल्सन और मार्गन। इसी के द्वारा क्या होता है? टकराने से भूकंप भी आता है। ठीक है, चलिए मोरदार पर्वत समझ में आ गया। हिमालय क्या है? मोरदार, फोल्डेड माउंटेन है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग घेरता है? भारत विश्व का कितना प्रतिशत, विश्व की कितनी प्रतिशत जगह हमारे पास है भारत के पास, है ना। तो भारत विश्व का 2.4% भूभाग घेरता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए, और छत्तीसगढ़ भारत का कितना भूभाग घेरता है? छत्तीसगढ़ भारत का है 4.11%। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, परमाणु बिजली घर। इससे तो क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में है ना। गुजरात में है काकरापाड़। ठीक है, तमिलनाडु में है कुडमकुलम। तमिलनाडु में क्या है? कुडमकुलम। ठीक, और कल्पक्कम कर्नाटक में नहीं है, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, महाराष्ट्र में है तारापुर, गुजरात में है काकरापाड़, तमिलनाडु में कल्पक्कम, तमिलनाडु में कुडलकुलम, और कर्नाटक में है कैगा। कर्नाटक में कौन सा परमाणु बिजली घर है? कैगा। ठीक है, चलिए ये परमाणु बिजली घर कहां कहां है ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ठीक, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही, अभी अभी पढ़ाया हूं। ठीक है, उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना 2933 है, गलत। भारत का देशांती विस्तार 3214 है, गलत। सर आपने तो पढ़ाया था यही चीज, फिर ये गलत कैसे हो गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा और आप समझ नहीं पाए। अगर मैं बोलूंगा भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आप फट से बता दोगे कितना? 3214। और मैं बोलूंगा पूर्व से पश्चिम, फिर फट से बता दोगे 2933, है ना। पर इसी को पूछ लिया क्या? अक्षांश और देशांतर रेखा में। तो आपको पता है भारत है ना, अक्षांशी विस्तार, ये अक्षांश रेखा, ग्लोब पर अक्षांश रेखा, लेटी हुई रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर चलती उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा। तो अक्षांशी विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना होगा? ठीक है, 3214। पर यहां देशांतरी बोल रहा है इसलिए गलत हो गया। देशांतरी विस्तार आपको पता है देशांतर रेखा ऐसे काटती है गोल गोल, है ना। तो ये क्या बनाएगा? पूर्व से पश्चिम। तो हमारा देशांतरी विस्तार कितना होगा? 2933। और यहां क्या बोल रहा है? अक्षांशी, इसलिए गलत हो गया, है ना। भारत का अक्षांशी विस्तार है 3214, भारत का देशांतरी विस्तार है 2933। तो ये दोनों ऊपर नीचे कर दिया इसलिए गलत है। सत्य क्या है? केवल एक। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। कौन सा बांध कहां पे नहीं है ये बताना है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में है। शिव समुद्रम, है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात, है ना, जिसको क्या बोलते हैं आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात शिव समुद्रम, कावेरी नदी पे। नागार्जुन सागर,
नागार्जुन सागर बांध है, ये भी कहां पे है, कृष्णा नदी में। ठीक है, मैटूर बांध, मैटूर बांध कृष्णा नदी में नहीं है, मैटूर बांध है कावेरी नदी में। मैसूर बांध है कावेरी नदी में। ठीक है, तो ये गलत है। कौन सा, सी। सरदार सरोवर परियोजना के अतिरिक्त नर्मदा नदी में और कौन सी परियोजना है, इंदिरा सागर बांध। पूछा जाता है सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, नर्मदा नदी, शिव समुद्रम, कावेरी नदी। कावेरी नदी में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, कावेरी नदी पे। उसके बाद मैटूर, मैटूर बांध कहां है, कावेरी नदी पे। नागार्जुन सागर बांध कहां है, कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे और कौन सा है, अलमाटी बांध है, ये भी पूछता है। अलमाटी बांध और आपका तुंगभद्रा अलमाटी और श्रीशैलम बांध। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर है, तो गलत क्या है, सी। भारत में या विश्व में, कहीं भी बोलो, भारत के जनसंख्या इतिहास में जननांकी विभाजन वर्ष कहा जाता है ना। तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, 1921 को। क्यों, इस वर्ष जब गणना हुई तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या कम हो गई, 0.31% जनसंख्या कम हुई। लगभग 77 लाख जनसंख्या कम हो गई थी। हर साल जनसंख्या बढ़ती है ना। जब 1921 की जनगणना हुई और रिजल्ट आया तो जनसंख्या 77 लाख कम हो गई। क्यों, बीमारी और बहुत चीजों के कारण। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, तो इसी को बोलते हैं जनसंख्या का महाविभाजक वर्ग। अभी खूब पूछा रेलवे में, ये रेलवे में और ये एसएससी में तो पूछता ही है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है, 2011 में 15वीं हुई थी, 2027 में नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, 16वीं जनगणना होगी। 2027 में 16वीं, 2021 में जनगणना होना था, कोरोना के कारण नहीं हो पाया, तो 2027 में 21वीं जनगणना होगी, है ना। 2011 की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये पूछा जाता है नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, कथन, अंश बाजार के नियामक संस्था के रूप में सेबी की स्थापना की गई है। आपको पता है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी की स्थापना हमेशा पूछता है। अभी फिर एनटीपीसी में पूछा था, 88 में स्थापना हुआ है, 1988 में स्थापना हुआ है, 1992 में वैधानिक दर्जा मिला है, 1992 में वैधानिक दर्जा मिला है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान प्रमुख कौन है, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे वर्तमान प्रमुख है। और जो शेयर बाजार है उसका पूरा नियम कानून और उसको चलाता कौन है, सेबी। किसी आदमी के साथ शेयर बाजार में गलती हो गया तो उसको सेबी ठीक करवाएगा। ठीक है, बीमा क्षेत्र में नियामक संस्था कौन है, IRDA, ये भी सही है। बीमा कंपनियों के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, IRDA। इसकी स्थापना कब हुई, IRDA की 1999 में हुई। ठीक है, वित्तीय संस्थाओं में नियामक कौन है, सेबी। गलत, SBI गलत, वित्तीय संस्थाओं का नियामक है भैया RBI, इसीलिए इसको बोलते हैं बैंक ऑफ, बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक। ठीक है, चलिए 1935 में इसकी स्थापना हुई, है ना, RBI की। वित्तीय संस्थाओं के नियामक के रूप में RBI, बीमा क्षेत्र के नियामक के रूप में IRDA, अंश बाजार में सेबी। ठीक है, तो कौन सा सही है, कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, 2 नीति होती है भैया, एक होती है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति याद रख लेना, मौद्रिक नीति बनाता है RBI, है ना। मौद्रिक नीति में यह देखा जाता है कि बैंक का ब्याज कितना रखें, बैंक कितने में लोन दे, कितना ब्याज बढ़ाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा, कितना ब्याज कम करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। मार्केट में मुद्रा का फ्लो, मार्केट में पैसा का फ्लो किससे नियंत्रित होता है, मौद्रिक नीति से। मौद्रिक नीति बनाता कौन है, RBI। ठीक है, तो ये मौद्रिक नीति समझ में आ गया। मौद्रिक नीति में आपका क्या होगा, है ना, आपका होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
CRR, SLR, MSF, है ना, ये सब मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति में यह देखा जाता है कि राजकोष में कैसे पैसा आए, कितना टैक्स बढ़ाएं, कितने टैक्स को कम करें तो पैसा ज्यादा आएगा कम आएगा, तो यह है राजकोषीय नीति। सरकार के खजाने के संबंध में नीति बनाती वित्त मंत्रालय। मार्केट में कितना पैसा रहेगा, कितना ब्याज दर रहेगा, यह नीति बनाती है मौद्रिक नीति RBI। ठीक है, चलिए, प्रछन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। प्रछन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में होता है बताइए भैया? प्रछन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में। क्या होता है प्रछन्न बेरोजगारी? एक खेत है ना, 5 एकड़ का खेत है, इसमें जब पापा खेती करते थे, एक खेती करता था तो 20 क्विंटल, है ना, 20 क्विंटल अनाज होता था। अब ए और बी खेती कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, तो 22 क्विंटल अनाज होने लगा। ठीक है, थोड़ा जो जगह छूटता था वहां भी। अब ए, बी, सी ये तीनों खेती कर रहे हैं तो भी 22 क्विंटल अनाज हो रहा है। उसके बाद ए, बी, सी, डी चारों एक ही जगह खेती कर रहे हैं तो भी 22 क्विंटल अनाज हो रहा है। अब एक बात बताओ, ये सी और डी दिख तो रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उत्पादन कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति काम करते हुए दिखेगा लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि जगह तो 5 एकड़ ही है ना, कितना फसल हो जाएगा? जितना होता है उतना ही होगा। तो जब कोई व्यक्ति काम करते हुए दिखता है पर उसके काम का कोई वैल्यू ही नहीं निकलता, कोई आउटपुट नहीं निकलता, उसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। कृषि में यही होता है, कृषि में यही होता है। पापा कमाते थे तो भी उतना ही पैसा, पापा और बेटा कमा रहे तो भी उतना ही पैसा, बस क्या है पापा की हेल्प करने जा रहे हैं। तो भैया पापा की हेल्प कर रहे हो तो कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, पर आप काम तो कर रहे हो ना, तो काम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, वही है क्या? अदृश्य बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? देखिए, किसी भी राष्ट्र की प्रगति मापने का सबसे बेस्ट जो उपकरण है वो है प्रति व्यक्ति आय, है ना। जो राष्ट्र का जितना अधिक प्रति व्यक्ति आय होगा वो उतना संपन्न माना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है क्या? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद डिवाइड बाय जनसंख्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद डिवाइड बाय जनसंख्या। अभी भारत वर्तमान में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन सी? चौथी। पहली क्या है? अमेरिका, दूसरा क्या है? चीन, तीसरा है जर्मनी, चौथा है भारत, और भारत पीछे छोड़ा जापान को। ठीक है, यहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 77-80 लाख रुपए है अमेरिका में, और भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए। ये इसीलिए विकसित देश है और ये विकासशील है। ठीक है, चलिए, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद डिवाइड बाय जनसंख्या। ठीक है, क्रांति और उसके नाम बताना है। आपको पता है ये तो पूछता है भैया, अभी आपका रेलवे एनटीपीसी में सब यही क्वेश्चन चले हैं अलग अलग टाइप से। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में करंट में पूछा G20 की 2023 की बैठक पहले शिफ्ट में, 2024 की बैठक दूसरे शिफ्ट में, 2025 की बैठक तीसरे शिफ्ट में। एक ही टॉपिक से क्वेश्चन कंटिन्यू, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे कहां से, वही टॉपिक रिपीट होता है, तो ये सब पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। या ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि जो आता है वहीं से चालू करना है। हमको पता है गुलाबी क्रांति झींगा मछली, दाल पीला होता है, दलहन पीली क्रांति। ठीक है, उसके बाद हमको यह भी पता है हल्का सा कि बादामी क्रांति मसाला और भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक। ठीक है, पर जहां से पता था वहां से चालू किए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा जी? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्रांति पूरी याद करनी है दोस्तों आपको। अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र में मेरे को ये बहुत पहले से पता है कि चावल कहाँ है, कटक में
एडीओ में चीख चीख के पढ़ाया था, है ना, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। ठीक है, चलिए उसके बाद चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, और तंबाकू का पता ही है, राजमुंदरी। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या आएगा। इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैं लेवल ऐसे सेट करने की कोशिश किया हूं कि आपके पेपर के लेवल को टच करे। बहुत हाई फाई पढ़ोगे पेपर में आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। 12वीं बेस पेपर है, 12वीं बेस के लायक ही तैयारी करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा आप कार्य आरक्षक, उसके बाद आपका प्रयोगशाला परिचालक, शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा और एडीआई के क्लास भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा दोस्तों, समय है, तैयारी करिए, कहीं से भी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, कैसा है ये सीरीज। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए, भारत का बोस्टन, ये सब तो पूछे जाने वाले सवाल हैं। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? भारत का बोस्टन कहा जाता है आपके, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, किसको? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पढ़ा हुआ है कानपुर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा? कोयंबटूर। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो गया ए, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर। ये सब उद्योग और उसके अनुसार नाम दिए गए हैं ये। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पूछता ही है, पूछता भैया, दाब की इकाई क्या है? दाब की सबसे बड़ी इकाई है पास्कल। ठीक है, दाब की सबसे बड़ी इकाई है पास्कल। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपका पारसेक। क्या है? पारसेक। पारसेक है ना, पारसेक से छोटा प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक बराबर लगभग 3.2 प्रकाश वर्ष होते हैं, है ना। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। तो सोचो कितना दूर चल जाएगा प्रकाश एक साल में। और पारसेक, प्रकाश से भी ज्यादा बड़ा क्या होता है? पारसेक। तो ये प्रकाश वर्ष और पारसेक ग्रहों के बीच की दूरी को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा की इकाई है जूल, है ना। उसके बाद बल की इकाई है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है डाइन। और शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। ठीक है, हॉर्स पावर, अर्थ शक्ति, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन डी। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को, है ना, न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए हैं। पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। इसके अनुसार जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गति कर रही है वो गति ही करते रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है किसी वस्तु, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो बल लगता है वो उसके किसके व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं उसको, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपन साइंस वाले तो है नहीं, समझ में बस आता है कि जड़त्व का नियम, जो वस्तु चल रही वो चलते रहेगी, जो रुकी है रुकी रहेगी, है ना। यह है पहला नियम, जड़त्व का नियम। इसीलिए जब आप गाड़ी पे बैठे रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, जैसे ही गाड़ी ब्रेक मारती है आपके नीचे का हिस्सा तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर का सर गतिशील है, इसलिए आप आगे झुक जाते हो। ठीक है, इसीलिए आप क्या होते हो? आगे झुक जाते हो। अब ये कंबल है, कंबल ऐसे लटका हुआ है ना। अब इस पे जैसे ही डंडा मारोगे तो क्या होगा? कंबल हट जाएगा, लेकिन उसके जो धूल है वो तो गतिशील अवस्था में नहीं थे, तो वो वहीं रहेंगे और वो गिर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है? रोकने वाला नियम। इसीलिए क्रिकेट खिलाड़ी लोग आती हुई बॉल को कैच पकड़ के हाथ,
ताकि उसके गति को कंट्रोल कर सके। तीसरा नियम क्या है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का नियम। जब कोई क्रिया होगी उसके ऊपर प्रतिक्रिया होगी। उससे क्या होता है, जब रैकेट उड़ता है तो नीचे से धुआं निकलता है, ऊपर जाता है। आप नाव से उतरते हो तो नाव पीछे चले जाती है। ठीक है, तो पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, कारण बताइए। ठीक है, यहां जो सुटेबल कारण है वो क्या है? बर्फ पानी से हल्की होती है, अल्कोहल से भारी होती है। इसी को बोलते हैं बर्फ का घनत्व। ठीक है, बर्फ का घनत्व, घनत्व डेंसिटी, घनत्व पानी से कम होता है। क्या होता है? पानी से कम होता है। जो भी चीज का घनत्व किसी अन्य चीज के मुकाबले कम रहेगा तो कम घनत्व वाली चीज उस पर तैरने लगेगी। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए पानी पे तैरता है ना। और बर्फ का घनत्व अल्कोहल से ज्यादा होता है, शराब से ज्यादा होता है, शराब से ज्यादा होता है। तो अब ये ज्यादा भारी हो गई इसलिए ये डूब जाती है। ठीक है, चलिए किस तापमान पर, बहुत पूछा गया सवाल है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? जब आप पानी को कम करोगे तो शुरू में क्या होता है? उसका घनत्व बढ़ता है और आयतन कम होता है। फिर जब 4 अंश सेंटीग्रेड के बाद जाओगे तो उसका घनत्व कम होगा और आयतन बढ़ने लगेगा। तो याद रखना 4 अंश सेंटीग्रेड में जल का घनत्व अधिकतम होगा और आयतन कम होगा, आयतन कम होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। 4 अंश सेंटीग्रेड में जल का घनत्व अधिकतम और आयतन कम होगा। ठीक है, चलिए जब बैरोमीटर का तापमान है ना, बैरोमीटर वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब बैरोमीटर का तापमान अचानक से कम होने लगे, गिर जाए, तो किस बात का सूचक है? किसकी? आंधी का सूचक है। क्यों? अगर मान लो यहां वायु दाब 100 है, यहां वायु दाब 100 है, यहां भी वायु दाब 100 है, सब जगह दाब बराबर है, तो हवा नहीं चलेगी, है ना, हवा स्थिर रहेगी। अब यहां पे अचानक से वायु दाब हो गया 50, तो यहां वायु गर्म होकर ऊपर उड़ गई और यहां वायु दाब कम हो गया। अब इधर की जो वायु दाब है इस जगह को भरने के लिए तेजी से आएगी, तेजी से आएगी, और तेजी से आएगी तो क्या होगा? हवा चलेगा, हवा चलेगा तो क्या बनेगा? चक्रवात बनेगा और तूफान आएगा। तो जब किसी स्थान का वायु दाब गिरने लगे तेजी से तो वहां आंधी आएगी। ठीक है, चलिए पास्कल किसकी इकाई है जी? पास्कल है दाब की इकाई, है ना, पास्कल है दाब की, और पारसेक है दूरी की, है ना। डाप्सन है ओजोन परत के मोटाई की, डेसिबल है ध्वनि तीव्रता की, कैंडेला है ज्योति तीव्रता की। ठीक है, ये दाब की इकाई पूछा जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत 2 पल पढ़े हो आप, ये सब तो पूछता ही पूछता है। अभिकेंद्र बल, अभी एक होगा अभिकेंद्र, अभिकेंद्र ये केंद्र है, और जब बल बाहर से केंद्र की ओर लगे, जब बल बाहर से केंद्र की ओर लगे उसको बोलेंगे अभिकेंद्र, अभी या अभिकेंद्र। ठीक है, एक होता है अपकेंद्र, अपकेंद्र जब बल केंद्र की ओर से बाहर की ओर फेंकाए तो इसको बोलेंगे अप बाहर जा, बाहर के ओर, है ना, अपकेंद्री बल। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन का बकेट होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा ऐसे सूखता है, यहां छेदा रहेगा, बकेट रहेगा, एक केंद्र है। जब ये तेजी से घूमेगा तो पानी क्या होगा? बाहर की ओर फेंकाएगा, पानी क्या होगा? बाहर की ओर फेंकाएगा, पानी क्या होगा? बाहर की ओर फेंकाएगा। बाहर की ओर लग रहा है तो कौन सा बल? अपकेंद्र बल। कौन सा बल? अपकेंद्र बल। अब क्या होता है, आपकी मम्मी या यशोदा मैया क्या कर रही है? एक बर्तन में माखन बिलो रही है, एक बर्तन में, है ना, माखन को बिलो रही है। अब माखन ऐसे बिलोते हैं, ठीक है, माखन ऐसे बिलोते हैं तो माखन क्या होता है? बाहर फेंकाता है, ये भी अपकेंद्र बल। ठीक है,
चलिए, अब एक मौत का कुआं है, मौत का कुआं है और इस पर गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी केंद्र की ओर झुकते जाती है, केंद्र की ओर झुकते जाती है, तो ये क्या होगा? अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन अब केंद्र बल। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है, सही है। मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है, यह भी सही है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? लौट जाती है, घूमते रहती है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कौन? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, है ना, हीरा चमकता है, मृग मरीचिका बनता है। ठीक है, ये सब है। आपका ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में काम करता है, ये भी पूछता है ना। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का परिणाम है। प्रकाश के रंग निर्धारण उनके तरंग दैर्घ्य के अनुसार होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी के अनुसार, तरंग दैर्घ्य के अनुसार क्या बनता है? विबग्योर बनता है। ठीक है, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, इसीलिए क्या तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश का अधिक होता है, इसीलिए उसका सिग्नल बनाते हैं, रेड सिग्नल, ताकि वो दूर से देखे। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैल जाना, अगर प्रकाश फैल जाएगा तो क्लियर नहीं दिखेगा, प्रकाश अगर एक रेखा में जाएगा तो बहुत दूर तक दिखेगा, इसीलिए रेड सिग्नल, सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो इसमें सभी सही है, ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी लेंस वाला बात आए, जब भी लेंस वाला बात आए आप अनिल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अनिल, है ना। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में लगता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आपको पता है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में, है ना, उत्तल लेंस आएगा, तो पहला सही हो गया। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस नहीं, है ना, अपन पढ़े हैं अनिल, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। पढ़ने के काम आने लेंसों में प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस होते हैं, नहीं, पढ़ने के काम में जैसे आपका आंख है, दूर दृष्टि दोष भी लग सकता है, निकट दृष्टि दोष भी लग सकता है। ठीक है, तो इसमें सही क्या है? केवल एक सही है ना। दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है उसमें अवतल होता है, दाढ़ी बनाने के दर्पण अवतल लेंस होते हैं। कार की हेडलाइट अवतल लेंस होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन एक सही। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग फेंका जाए तो क्या होगा? अगर आप कोई पत्थर को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकोगे तो क्या होगा? तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। सर ऐसा है? हाँ, पर स्पीड भी देख लो भैया, एक सेकंड में कम से कम 11 किलोमीटर जाना चाहिए, एक बोले और 11 किलोमीटर, इतना तेज। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग, है ना। यही पूछता है पलायन वेग का मान कितना है। पलायन वेग, पलायन मतलब चले जाना, पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी के 10 क्वेश्चन। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। आपको पता है क वर्ग का क्या है? कंठ। च वर्ग का क्या है? च वर्ग का है तालु। क ख ग घ च छ ज इया। उसके बाद ट, ट का क्या है? मूर्धा। ठीक है, क ख ग घ च छ ज इया ट ठ। मूर्धा। उसके बाद क्या आएगा? त, त का क्या है? मूर्धा के बाद त का है दंत। और प का क्या है? प का है ओठ। ठीक है, क ख ग घ ङ कंठ से बोलते हैं। च छ ज झ या तालु, जहां सब चिपक जाता है समोसे का आलू वो है तालु। त
तालु में दांत के पीछे का हिस्सा, ये जो आपको ऊपर का दांत है उसके जस्ट पीछे, ट ठ ड ढ ना, त दांत में टकराएगा जीभ, कहां टकराएगा? दांत में, त थ द ध ना, प होठ चिपकेगा बार बार, प फ ब भ म, ये उच्चारण है। तो व का उच्चारण क्या है? व का उच्चारण है दंतोष्ठ, दांत और होठ, कई बार पूछा है ना। व और फ, व और फ दोनों का उच्चारण क्या है? व और फ दोनों का उच्चारण है दंतोष्ठ। ठीक है, चलिए दोस्तों, हिंदी के लिए अगर वीडियो देखना है, अभी एडियो में मैंने 100 क्वेश्चन कराया है जस्ट 10 दिन पहले, वो वीडियो देखिए, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, है ना। एडियो का हिंदी अभी मैं पढ़ाया हूं, किसी भी एग्जाम के लिए वो हिंदी काम आ जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आप हिंदी के लिए उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए, पावक का सही संधि विच्छेद बताइए। पावक का क्या होगा, है ना, एक ही मात्रा है, क्या होगा? पौधन अक, पौधन अक। संधि से भी क्वेश्चन आया था, कौन सा संधि होगा? अयादि, कौन सा? अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब जब यहां आ की मात्रा रहेगी, पा में आ की मात्रा रहेगी, ठीक है, तो ऊपर डबल मात्रा रहेगी। जब प में आ की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है, पावक है ना, तो पवक अगर मान लो तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका पो, मतलब सिंगल मात्रा, धन अक। ठीक है, यहां डबल मात्रा, यहां आ की मात्रा, यहां सिंगल मात्रा, यहां आ की मात्रा नहीं रहेगी। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? ठीक है, रसोई घर में आपको पता है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका संधि विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ये के लिए क्या है? संप्रदान कारक है ना। तो जो कारक है, कारक रचना है, कारक रचना है, वो पूरा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। कारक रचना पूरा क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान में पर, ठीक है, संबंध का के की संबोधन हे हरि हो, ये जितने आप पढ़ते हो ये कारक है। तो यही कारक से जो समास बनता है उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। बहुब्री समास, दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ बताते हैं। लंबोदर अर्थात जिसका पेट बड़ा है, पर यह किसके लिए होगा? गणेश जी के लिए। कर्मधारय समास, जब किसी से तुलना की जाती है। चांद सा मुख, ठीक है, चांद सा मुख। कनक सी लता, किसी से क्या? आपका तुलना। द्वंद, द्वंद में क्या होता है ना, आपका योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे माता और पिता। ठीक है, इसको माता पिता लिख सकते हैं, ये द्वंद। द्विगु क्या होता है? गिनती वाला द्विगु होता है। अव्ययी भाव क्या होता है? वो जो अव्यय शब्द होते हैं, जैसे प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन और दिनों दिन, ये सब अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, चलिए, ये मैं इतने डिटेल से अभी नहीं बता रहा हूं, इसका वीडियो है आप हिंदी वाला, वो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। रसोई घर तत्पुरुष समास। आलपिन किस भाषा का शब्द है? ठीक है, आलपिन, आलपिन है पुर्तगाली भाषा का। पुर्तगाली लोग पहले आए, बहुत सी चीजें ले आए। उसके बाद तंबाकू, तंबाकू के बाद पपीता, पपीता, पपीता के बाद काजू, काजू के बाद अनानास, अनानास के बाद कमरा, कमरा के बाद आलू, और आलू के बाद अलमारी। ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? पूरे पुर्तगाली भाषा के। सर इतना सारा शब्द बता रहे हो, ये सब पूछे गए शब्द है भैया, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको पता है, कवित्री ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही। क में क, व में छोटी की मात्रा, या और त्री में बड़ी की मात्रा, तो क्या होता है? कवियत्री। ठीक है, सॉरी ये गलत है,
ये है कवयित्री, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, है ना। कवयित्री अशुद्ध बोल रहा है ना, हाँ अशुद्ध बोल रहा है, तो आपका ये है अशुद्ध बोल रहा है, ठीक। अशुद्ध बोले तो कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ठीक है। आकलन सही है, प्रादुर्भाव सही है, कवयित्री सही है। कवि, कवि का उल्टा कवित्री, कवि का उल्टा कवित्री, ठीक है। तो कवित्री कैसे लिखते हैं, कव या में छोटी की मात्रा, त्री में बड़ी की मात्रा, कवयित्री। कवियित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। तो अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन ए अशुद्ध है, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज हो जाता है ज्यादा देर होने से। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कितने बार पूछ चुका है जिसका गिनती नहीं है, और आगे भी पूछेगा, और हर नया आदमी इसको गलत कर देता है। उज्जवल कैसे लिखते हैं, ऊ, है ना, फिर आधा जा, फिर आधा जा, फिर व, फिर ला, दोनों जा इसमें आधा रहेगा, उज्जवल, ठीक है। वाक्य के कितने भेद हैं, आया था वीडियो में क्वेश्चन कि किस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वही पूछ रहा है। वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के 3 भेद हैं, ठीक है। रचना के आधार पर, याद रखिए, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। 3 भेद कौन से हैं, साधारण, उसके बाद मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, और उसके बाद संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ये 3 भेद रचना। साधारण में क्या रहेगा, मैं स्टेशन जा रहा हूं। मिश्र में क्या रहेगा, जैसे ही मैं स्टेशन गया वैसे ही गाड़ी छूट गई। साधारण वाक्य में एक प्रमुख वाक्य रहेगा, इस पे आश्रित वाक्य सामान्यता नहीं होते। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक प्रमुख वाक्य होगा और अन्य वाक्य उस पे आश्रित होंगे, अन्य वाक्य उसी के अर्थ को बताएंगे। संयुक्त में क्या होगा, 2 वाक्य जुड़े होंगे। मैं स्टेशन गया, साधारण वर्ग, जैसे ही मैं स्टेशन गया वैसे ही गाड़ी छूट गई, मिश्र वाक्य। मैं स्टेशन गया और गाड़ी छूट गई, ये होगा संयुक्त वाक्य। यहां जो सो जैसे वैसे से जुड़ता है, और यहां और तथा उससे जुड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब छत्तीसगढ़ चालू हो गया भैया। दोस्तों जिसमें भी जीएस का पार्ट है, जो भी एग्जाम अभी है, मेरे ख्याल से एडीआई में भी जीएस का पार्ट है और छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ठीक है। जीएस का पार्ट और छत्तीसगढ़ दोनों का पार्ट है, ठीक। तो जिस भी एग्जाम में जीएस है, छत्तीसगढ़ है, उसमें आप ये वीडियो देख सकते हो, हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे रखे गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन तो अपन हाई लेवल का ही करेंगे, क्यों, क्योंकि पूछेगा 33 नंबर का सवाल है भैया। चलिए अभ्यारण्य, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का, मैं बोला ना ऐसा क्वेश्चन वहां से बनाना जो आपको सबसे ज्यादा पता है। आपको पता है सबसे पुराना सीता नदी है, इसमें सबसे पुराना वर्ष कौन सा है, 74, ठीक है। सीता नदी के बाद बना, चलो अच्छा, बी का 4 2 जगह है, तो यहां पे अब देखते हैं। अचानक मार्ग कब बना, 75 में बना, ठीक है। उदंती कब बना, 83 में बना। बारहवां पारा कब बना, 76 में बना। अब आपको 3 यहां याद हो गया, यहीं पे 74 सबसे पुराना सीता नदी, 75 उससे नया अचानक मार्ग, 12वां पारा 76, 3 याद हो गया। उदयंती बना 83 में, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन क्या होगा, इसके अनुसार ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है। याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी, सीता नदी है धमतरी में, ठीक है। चलिए अचानक मार्ग 75, सीता नदी 74, उदंती 83, 12वां पारा 76। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और उसके स्थानीय नाम सुमेलित नहीं है। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी, रेगूर मिट्टी कहा जाता है ना। पीली चिकनी मिट्टी को मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में अपने यहाँ क्या मिलता है सबसे ज्यादा, है ना, पीली मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, पीली मिट्टी, इसको बोलते हैं मटासी मिट्टी, है ना। अनउपजाऊ लेटराइट मिट्टी को क्या बोलते हैं, भाठा, भाठा में कोई फसल नहीं होता, परिया पड़े रहता पूरा। काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को बोलते हैं दोरसा मिट्टी, क्या बोलते हैं, दोरसा मिट्टी, कई बार पूछा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। मिट्टी के नाम और कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 17:46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्पर्श करती है? ठीक है, 17:46 आपको पता है छत्तीसगढ़ कहां से चालू होता है? 17:46 से 24:05 है ना। उसके बाद 80:15 से 84:24 ये छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो आपको पता है नीचे से चालू होता है, भूमध्य रेखा में 0 होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर चलता है, भूमध्य रेखा के नीचे चलता है। इसको उत्तरी अक्षांश, इसको दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो 17:46 उत्तरी अक्षांश, छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे वाला सीमा सुकमा, सब छत्तीसगढ़ का सबसे नीचे वाला सीमा सुकमा। तो 17:46 किसको स्पर्श करता है? सुकमा को करता है। ठीक है, चलिए इसमें पूरा मैं बता देता हूं। 17:46 सीमा हो गया, 17:46 से क्या होता है ऊपर? 17:46 के बाद 24:05, 24:05 ये किसमें? बलरामपुर जिले में सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद पूरब और पश्चिम का देख लेते हैं। 80:15 है ना, 80:15 पश्चिम की तरफ, सबसे पश्चिमी क्या है? बीजापुर है, तो ये बीजापुर को टच करेगा। सबसे पूर्वी क्या है? सबसे पूर्वी है 84:24, 84:24 ये किसको? जसपुर को टच करेगा। जिले का नाम बता रहा हूं है ना। तो 17:46 किसको टच करता है? सुकमा को टच करता है। ठीक है, लवंग फूल, बुलाक, बेसर शरीर के किस अंग में पहना जाता है ना। लवंग फूल, बुलाक, बेसर नाक में पहना जाता है। कहां? नाक में। ठीक है, कजरी त्योहार कब मनाया जाता है? कजरी त्योहार, कजरी त्योहार मनाया जाता है आपका भादों को, भादों को। इसी को तीजा भी बोलते हैं। कजरी त्योहार में ही पति के उम्र के, लंबी उम्र के लिए वह व्रत रखा जाता है। कजरी त्योहार भादों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, सुमेलित नहीं है जल विभाजक पर्वत, पर्वत जिसके कारण दो नदियों का जल वापस नहीं मिल पाता। भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के कारण उत्तर भारत की नदी उत्तर भारत में बहती है, दक्षिण भारत की नदी दक्षिण भारत में बहती है। विंध्याचल पर्वत नहीं रहेगा तो गंगा नदी ऊपर से सीधा दक्षिण भारत में चल जाएगी। जब गंगा नदी मध्य प्रदेश यूपी तक आती है, मध्य प्रदेश में तो नहीं आती, यूपी तक आती है, तो विंध्याचल पर्वत उसको साइड ले जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है, क्योंकि पर्वत है, पर्वत को तो पार नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो पर्वत क्या करते हैं? जल विभाजन का काम करते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है विंध्याचल। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है? केशकाल पर्वत, केशकाल घाटी के कारण ही उत्तर जो महानदी है वो उत्तर में बहती है, और कौन? आपका इंद्रावती दक्षिण में बहती है। तो इंद्रावती और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत केशकाल। ठीक है, उसके बाद कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत कोरिया साइड, सोनगंगा और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत। उसके बाद मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी राजनांदगांव। ठीक है, शिवनाथ नदी और वेनगंगा के मध्य जल विभाजक। ठीक है, ये मैकल श्रेणी है पश्चिमी भाग, इसके कारण शिवनाथ नदी इधर बहती है और महाराष्ट्र में वेनगंगा इधर बहती है। अगर ये पर्वत बीच से हट जाए तो दोनों एक दूसरे पे मिल जाएगी। तो वेनगंगा कहां बहती है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। ठीक है, शिवनाथ कहां बहती है? छत्तीसगढ़ में। शिवनाथ का उद्गम स्थल कहां था? पहले पढ़ते थे पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी। अब क्या पढ़ते हैं अपन? अब पढ़ते हैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए, तो मैकल की पहाड़ी किसके? शिवनाथ और वेनगंगा। देवगढ़ की पहाड़ी कन्हार और रिहन, कन्हार और रिहन के बीच देवगढ़ की पहाड़ी नहीं है, तो ये होगा सुमेलित नहीं है ना। यही रिहंद नदी में, ठीक है, क्या बना है? रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ सागर पंत परियोजना, रिहंद परियोजना। कहां पे? उत्तर प्रदेश में, है ना। कौन? आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ सागर पंत, उसी के नाम पे, बहुत पूछता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है ना। जल्दी इसका समझन, बैठे हुए नीचे में नहीं है, अच्छा
चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में संबंध नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है कृषि क्षेत्र, उद्योग, सेवा। दूसरा होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक में पूरी वो चीजें आएंगी जो प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति हमको देती है बिना प्रोसेस के। दूसरे में पूरे उद्योग धंधे आएंगे। तीसरे में पूरा सर्विस सेक्टर आएगा। ठीक है, चलिए कृषि क्षेत्र में क्या आएगा? वो चीजें जो कृषि से संबंधित है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन, वानिकी। ठीक है, तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंध नहीं है बोल रहा है? ठीक है, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंध नहीं है? ठीक, तो कृषि क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन और वानिकी। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, है ना, मत्स्य पालन, वन, वानिकी और खनन। क्योंकि पृथ्वी से खोद के निकालते हो तो वो भी पृथ्वी दे रही है आपको, खनन और उत्खनन। ठीक है, जब प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा तो कृषि क्षेत्र के साथ खनन और उत्खनन को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से प्रदत्त है। जब कृषि क्षेत्र बोलेगा तो खनन और उत्खनन को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि गड्ढा खोदना खेती नहीं है। ठीक है, तो यहां प्राथमिक क्षेत्र बोला है तो प्राथमिक क्षेत्र में सभी आ जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में सभी आ जाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में वो संसाधन आते हैं जो प्रकृति हमको देती है बिना प्रोसेस के। ठीक है, उसमें कुछ आपको परिवर्तन नहीं करना है। जब इसी में परिवर्तन करोगे तो उद्योग क्षेत्र आ जाएगा, है ना, और जब उसको यूज करोगे तो वो सेवा क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जब प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के साथ खनन और उत्खनन दोनों आता है। जब केवल कृषि क्षेत्र बोलेगा तो खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा, वो किस में चल जाएगा? उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो इसमें से प्राथमिक क्षेत्र बोला है तो सभी आते हैं। चलिए पुस्तक का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है पुस्तकों के नाम। द प्रधान, द प्रधान कौन लिखा है? सुमेलित नहीं है बोल रहा है। द प्रधान लिखे हैं श्याम राव। ठीक है, द कमार लिखे हैं श्यामाचरण दुबे, कई बार पूछा है। द भील लिखे हैं, ठीक है, द भील लिखे हैं कौन? पी वी नायक। ठीक है, वेरियल एल्विन नहीं लिखे हैं। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सी नहीं है ना। द प्रधान लिखे हैं श्याम राव। द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखे हैं W.S. गिफिन। ठीक है, द भील लिखे हैं पी नायक। द कमार लिखे हैं श्यामाचरण दुबे। ये आपको याद रखना है। द कमार और द भील बहुत पूछता है। द भील लिखे हैं पी नायक, द कमार लिखे हैं श्यामाचरण दुबे। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल इकोनॉमी, कौन सा? ट्राइबल इकोनॉमी। ट्राइबल इकोनॉमी कौन लिखे? दयाशंकर नाग। दयाशंकर नाग लिखे हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द बिरहोर, बिरहोर कौन लिखे हैं? S.C. राय। ठीक है, द कमार श्यामाचरण दुबे, द भील पी नायक, द बिरहोर S.C. राय। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन क्या लिखे हैं? जॉर्ज गियर्सन लिखे हैं माड़िया गॉड ऑफ बस्तर। माड़िया गॉड ऑफ बस्तर लिखे हैं, पुस्तक का नाम है। ठीक है, वेरियल एल्विन, वेरियल एल्विन क्या लिखे हैं? बहुत सारी पुस्तक। द गौर, द गौर, द अगरिया, द गौर, द अगरिया, द बेगास, द बेगास और मुड़िया एंड देयर घोटुल। वेरियल एल्विन क्या? मुड़िया एंड देयर घोटुल। ठीक है भैया, सर इतना सारा पुस्तक का नाम बिल्कुल याद करना है, एक एक नाम वाला याद कीजिए। द बिरहोर S.C. राय, द गौर, द अगरिया, द बेगास, द गौर, द अगरिया, द बेगास, वेरियल एल्विन।
द कमार श्यामाचरण दुबे, द भील पीबी नायक, द प्रधान श्याम राव, ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग, है ना, मुड़िया गार्ड ऑफ बस्तर जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, चलिए, तो ये पुस्तक के नाम हो गए। पूरा नाम आपको याद रखना चाहिए, पुस्तक का नाम पूछता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ गीत का गायन नहीं होता? आपको पता है गेड़ी नृत्य, जिसे डिटोम नृत्य कहते हैं, बिना गाना के लकड़ी के ऊपर चढ़ के नाचते हैं। गेड़ी, गेड़ी किसमें? नाग पंचमी सावन अमावस्या के दिन गेड़ी, नाग पंचमी के दिन गेड़ी चढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, बस्तर के दशहरा में विजयदशमी के अवसर पर कौन सा रस्म संपन्न किया जाता है? मैं वीडियो में पढ़ाया बस्तर का दशहरा, क्वेश्चन से पूरा रिवाइज कराया था। आपको पता है कि जिस दिन दशहरा रहता है उस दिन क्या होता है? भीतर रहनी। दशहरा के दिन क्या होगा? भीतर रहनी। दशहरा के दिन भीतर रहनी। ठीक है, मुड़िया दरबार कब लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुड़िया दरबार लगता है आपका द्वादशी के दिन, 12वें दिन, अश्विन शुक्ल द्वादशी। ओहाड़ी, ओहाड़ी मतलब बस्तर की सबसे आखिरी रस्म। ओहाड़ी मतलब माता का विदाई करना। माता का विदाई कब होता है? त्रयोदशी, 13वें दिन। 10वें दिन भीतर रहनी, 12वें दिन मुड़िया दरबार, 13वें दिन क्या? ओहाड़ी। बाहर रहनी कब होता है? बाहर रहनी होता है 11वें दिन। बाहर रहनी कब होता है? 11वें दिन, एकादशी के दिन। ठीक है, 10वें दिन भीतर रहनी, 11वें दिन बाहर रहनी, मुड़िया दरबार, 12वें दिन ओहाड़ी, 13वें दिन। कब? अश्विन शुक्ल त्रयोदशी, अश्विन शुक्ल द्वादशी, अश्विन शुक्ल एकादशी और विजयदशमी। ठीक है, बस्तर का दशहरा प्रारंभ किसने किया था? पुरुषोत्तम देव ने। पुरुषोत्तम देव ने रथ यात्रा और बस्तर का दशहरा, ठीक है, प्रारंभ किया। बस्तर का दशहरा प्रारंभ कब होता है? श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक। कब तक? अश्विन शुक्ल त्रयोदशी। त्रयोदशी को कौन सा आपका रस्म होता है? ओहाड़ी। ओहाड़ी का मतलब जो भगवान को बुलाए हैं उसको वापस विदा करना। ठीक है, ओहाड़ी। कुल कितने दिन चला? कुल 75 दिन का बस्तर का दशहरा। ठीक है, प्रथम रस्म क्या होता है? प्रथम रस्म होता है पाट यात्रा। पाट यात्रा के दिन क्या करते हैं? वो रथ जिससे बनाते हैं, जिस लकड़ी से रथ बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं। पहला क्या है आपका? प्रथम कार्यक्रम है पाट यात्रा। और प्रथम रस्म है ना, प्रथम रस्म है क्या? काछिन गादी, देवी को कांटे की गद्दी पे बैठाना। उसके बाद जोगी बिठाना, एक क्या बताएंगे? पंडित, जो 9 दिन उपवास करके पूजा करेगा। ठीक है, तो प्रथम रस्म है काछिन गादी, अंतिम रस्म है क्या? मुड़िया दरबार। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ओहाड़ी। ठीक है, चलिए, ये हो गया बस्तर का दशहरा। काछिन गादी का मतलब पूछता है, काछिन गादी मतलब कुंवारी कन्या, देवी जो जिसके ऊपर आई है उसको गद्दी प्रदान करना। जोगी बिठाना मतलब एक जोगी, एक आदमी, एक पंडित को बिठाएंगे जो जोत के सामने बैठ के 9 दिन पूजा करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? आपको पता है डोंगरगढ़ में है क्या? प्रज्ञागिरी पर्वत। डोंगरगढ़ में है प्रज्ञागिरी पर्वत। ठीक है, यहीं पे क्या होता है? आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगर आप लोग डोंगरगढ़ गए होंगे तो डोंगरगढ़ से जस्ट पहले एक पर्वत है, उस पर बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का मूर्ति है, वही है प्रज्ञागिरी पर्वत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है? ठीक है, किस वाद्य यंत्र में? तो गुदुम बाजा। गुदुम बाजा, इसी को बोलते हैं सिंगी बाजा। क्या बोलते हैं? सिंगी बाजा। इसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है ना। ये गढ़वा बाजा का प्रमुख क्या है? बाजा है। डफड़ा किसको बोलते हैं? डफली को। वो है ना डफली वाले, डफली बजा, ऐसे एक हाथ से बजाते हैं, वही है डफली। ठीक है, अलगोजा किसको बोलते हैं? बांस की बनी बांसुरी। बांस की बनी बांसुरी।
ठीक है, ये है अलगोजा। अब ये वाद्य यंत्र के प्रकार देखिए, ठीक है, ये है डफली और गुदुम। इसको क्या किया जाता है, एक आधार के ऊपर चमड़ा बांधा जाएगा, आधार गड्ढा रहेगा, चमड़ा बांधा जाएगा टाइट और चमड़े को ठोक के बजाया जाता है। तो इसको बोलते हैं आपका कौन सा, वितत। वितत वाद्य यंत्र है ये। कौन सा है, वितत। तार नहीं रहता इसमें, वितत। ठीक है, जैसे डमरू है, डमरू के ऊपर क्या रहता है, चमड़ा रहता है और अंदर खोखला रहता है, ठोक के बजाते हैं, वो है वितत। ठीक है, जिसमें तार रहेगा, तार को ऐसे टन टन करके बजाएंगे, वो है तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, जिसको हवे से फूक के बजाते हैं, बांसुरी, सहनाई, उसको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। खूब अभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अलगोजा और सुलूर है ना, जो पंडीराम मंडावी है, काष्ठ शिल्प से संबंधित है, जिनको अभी पद्मश्री मिला। नारायणपुर के पंडीराम मंडावी काष्ठ शिल्प से संबंधित है, पद्मश्री मिला है। वो क्या बनाते हैं, सुलूर, जो बांसुरी है, सुलूर बोलते हैं जिसको, वो अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो ये अलगोजा भी बांसुरी है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र। इसको हवा से फूक के बजाया जाएगा, इसके ऊपर चमड़ा लगे रहता है, ठोक के बजाते हैं, इसको बोलेंगे वितत। धनकुल क्या है, धनकुल है तत्वाद्य यंत्र, तार लगे रहता है उस पे, तत्वाद्य यंत्र। और एक होता है घन वाद्य यंत्र, लोहे का कोई भी ठोस पदार्थ या लकड़ी का कोई भी ठोस पदार्थ जिसको ठोकने से आवाज करता है, वो है घन। तो घन में आपका घंटी आ जाएगा, मंजीरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें सिंगी बाजा किसको बोलेंगे, गुदुम को। चलिए कौन सा जलप्रपात सुमेलित है, ठीक है, तो इसमें देवपहरी जलप्रपात सुमेलित है। चोरनई नदी पे, गैवरा घाट बनास नदी पे नहीं है, गैवरा घाट है हसदेव नदी पे। ठीक है, हसदेव नदी पे। ठीक है, देवपहरी है चोरनई नदी पे। ठीक है, चर्रे मर्रे है नारायणपुर में। ठीक है, चलिए, तो सुमेलित है देवपहरी, चोरनई नदी। सातवाहन कालीन रोम की मुद्राएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुई है, खूब पूछा गया है। कहां, चकरबेड़ा बिलासपुर में। सातवाहन कालीन मात्र सत्तात्मक दक्षिण भारत का राजवंश, जो मात्र सत्तात्मक था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, पुलुवामी सतकर्णी, ये सब मात्रकालीन सत्तात्मक राजा थे। इनके नाम के आगे माता का नाम लगता था, गौतमी पुत्र, पुलुवामी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, यही सातवाहन राजा हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में सेतु का काम किए, मिलाए। यही सातवाहन कालीन राजा है जो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में देना चालू किए। ठीक है, तो सातवाहन कालीन रोम मुद्राएं कहां मिलेगी, चकरबेड़ा बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ व्यंजन जो गेहूं आटा से छत्तीसगढ़ व्यंजन जो गेहूं आटा से नहीं बनते, गेहूं आटा से नहीं बनते। चौसेला नाम से ही पता है कहां से बनता है, चावल आटा से बनता है चौसेला। पूड़ी जैसा रहता है, छोटा छोटा, बहुत टेस्टी रहता है। चौसेला चावल आटा से। ठेठरी कुर्मी है ना, गेहूं आटा से। बोबरा गेहूं आटा से। पूड़ी गेहूं आटा से। चौसेला चावल आटा से। ऑप्शन डी। महाशिव तिवर देव निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। ये सब किसके हैं, ये है सिरपुर के पांडु वंश। किसके राजा हैं, सिरपुर के पांडु वंश। ठीक है, तो महाशिव तिवर देव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और ये परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, है ना। सिरपुर के पांडु वंश कौन सी उपाधि धारण करते थे, परम भागवत की। इसी में एक प्रतापी राजा था जिसका काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन, बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इनका नाम था महाशिवगुप्त। रानी वासाटा के पुत्र थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, ये परम महेश्वर की उपाधि धारण किए, परम महेश्वर की। और ये
शैव धर्म के अनुयायी थे। पूरा पांडु वंश जो है वो भागवत की उपाधि धारण करता था, वैष्णव धर्म को मानता था। पांडु वंश में एक राजा था महाशिवगुप्त बलार्जुन, परम महेश्वर की उपाधि धारण की और शिव धर्म को मानते थे, है ना। महाशिवगुप्त लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। और यही महाशिव तीवर देव, इनको सकल कोसलाधिपति कहा जाता है, सकल कोसलाधिपति। महाशिव तीवर देव और पृथ्वीदेव प्रथम दोनों को सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यही महारानी वासटा ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को बनवाया है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में देरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ? तालागांव बिलासपुर मनियारी नदी के तट पर, तालागांव बिलासपुर मनियारी नदी के तट पर। कौन सा? प्रसन्न मात्र के